जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने 6 प्रकार के मूल अधिकारों में से कुल 4 प्रकार के मूल अधिकारों को हमने देख लिया है। अब आज हम 5वें और 6वें नंबर के मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके 32वां जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों, आज इस सेशन के माध्यम से हम शुरुआत भी कर रहे हैं कि हमने अब आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली जब भी ये वीडियो अपलोड होगा तो हम उसमें एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल NIA स्टडी हब पर ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, 5वां मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। बहुत ही इजी है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, समझने वाली चीज़ें नहीं है। बस एक बार हम रीड करेंगे और कुछ प्रमुख चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 प्रकार के अधिकार है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं? देखिए, अनुच्छेद 29 ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि, बोली और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अच्छा, ये आपके माइंड में आ रहा होगा इस लाइन को पढ़ने के बाद कि क्या सर केवल अल्पसंख्यक वर्ग ही अपने भाषा लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं, संस्कृति को बहुसंख्यक नहीं रख सकते क्या? यही क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है, जब बाद में यह सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, इस कॉन्टेक्स्ट में कोई केस पहुंचता है उनके पास, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, इंटरप्रिटेशन करती है वो संवैधानिक प्रावधानों का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया और उन्होंने बताया कि यह अधिकार न केवल अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि एज वेल एज बहुसंख्यकों के लिए भी यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसकी व्याख्या की। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो यह अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी अनुच्छेद 29 का अधिकार है। ठीक है, ये क्लियर। दूसरा, अनुच्छेद 29(2) यह प्रावधान करता है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के अधिकार से, यह क्या कहता है, यह कहता है कि इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या इससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। मान लीजिए कि कोई भी संस्थान जो एक अल्पसंख्यक संस्थान होगा, है ना, कोई भी अल्पसंख्यक को छोड़ के कोई दूसरा भी संस्थान होगा, बहुसंख्यक संस्थान होगा, यदि उसको सरकार से मान्यता मिल रही है, यदि उसको सरकार से कुछ सहायता मिल रही है, तो वहाँ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोक नहीं किया जा सकता। उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता इस आधार पर कि आप दूसरे धर्म से हैं, आप दूसरी जाति से हैं या आप कोई दूसरी भाषा बोलते हैं। तो ये तो अनुच्छेद 29 हमने देख लिया जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित था। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए है। चलिए, अनुच्छेद 29 में एक और बात आती है और वो ये है कि अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, यहाँ पर एक ट्रैप है, वो उसमें आपको फंसाया जा सकता है। क्या कि अनुच्छेद 29 में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है दोस्तों। जैसे हमने देखा कि अस्पृश्यता को भी परिभाषित नहीं किया है संविधान ने, वैसे ही अल्पसंख्यक शब्द को भी परिभाषित नहीं किया है। संविधान केवल 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करता है। कौन सा? धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। इस वर्ड को आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान कितने प्रकार के या कौन कौन से अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान करता है। तो बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। यहाँ मैं आपको फंसाने के लिए ना जनसंख्या आधारित अल्पसंख्यक दे देगा,
है ना, तो वो नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए ये दो इसमें कैच हो सकते हैं, हमने दोनों को क्लियर कर लिया। चलिए अब 30 प्रावधान करता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना के बारे में। वो ये कहता है कि इसके अनुसार अनुच्छेद 30(1) के अनुसार भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। बहुत ही इजी है भाई, जब किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना का भी तो अधिकार है ना। बहुत सारे हम संस्थान देखते हैं, जैसे आप मदरसा को ही देख लीजिए, वो भी क्या है, एक प्रकार का शिक्षण संस्थान है। भले से उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना तो कर रहे हैं ना, तो इसी आधार पर इनकी स्थापना होती है। दूसरा, अनुच्छेद 30(2) यह कहता है कि राज्य शिक्षण संस्थानों में विभेद का निषेध करता है, यानी कि इसके अनुसार राज्य किसी शिक्षण संस्था को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। जब हमारा संविधान व्यक्तियों के बीच में अस्पृश्यता को खत्म करने का प्रावधान कर सकता है, तो यही प्रावधान किया गया है कि कोई भी राज्य सरकार, राज्य इन द सेंस कि केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट, और दूसरा जो स्थानीय निकाय आते हैं वो भी इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी शिक्षण संस्था से कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में लगा हुआ है। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को हमने इस प्रकार समाप्त किया, और ये पांचवा जो आपका मूल अधिकार का था, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, वो हमने अब अच्छे से कवर कर लिया। अनुच्छेद 32 चलिए इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके एक एक प्रावधानों को समझेंगे। सपोज हमने एक स्टेट लेवल का एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया आपके लिए, और आपने उसमें पूरे स्टेट लेवल पर टॉप किया, और हमने आपको एक चमचमाती ब्रांड न्यू कार आपको गिफ्ट कर दी एज अ विनर। पर हमने कुछ कंडीशंस डाल दी। देखिए, आप इस कार को कभी नहीं चला सकते, पहला। दूसरा, आप इस कार को कभी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ही क्या हुआ? गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो यही है कि अगर हमें संविधान ने मूल अधिकार दिया है, और उस मूल अधिकारों को हम जब उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए कोई इस मूल अधिकार को हमसे छीन लेता है, तो हम अपने मूल अधिकारों को बचा ही नहीं सकते, या कोई भी नहीं बचा पाएगा, तो उस मूल अधिकार का क्या मतलब होगा? इसीलिए डाला गया है अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा उपचार करते हैं, हमारे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का। वही ही संवैधानिक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसका उपचार करने का भी अधिकार आपके पास है। उसके उपचार के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे आप सुप्रीम कोर्ट चाहिए आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत, या फिर आप हाई कोर्ट चाहिए अनुच्छेद 226 के तहत। अब ये आपने समझ लिया कि क्यों इसे इसमें शामिल किया गया। चलिए अब इसके प्रावधान को हम एक एक करके पढ़ते हैं। उसके पहले इसका थोड़ा सा इसके बारे में हम परिचय ले लेते हैं कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में मूल अधिकार है। बिल्कुल, क्योंकि ये 6 प्रकार के मूल अधिकारों में इसे भी शामिल किया गया है, तो यह स्वयं में ही क्या है? मूल अधिकार है। और मूल अधिकारों को बताया गया है कि कोई भी आपसे उसको नहीं छीन सकता, सिवाय कुछ विशेष प्रावधान के अंतर्गत। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी का एक फेमस कोट है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। क्यों? एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। मतलब इसके बिना आपके मूल अधिकारों की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती, कि उसकी सुरक्षा ही नहीं होगी तो उसका अस्तित्व ही क्या। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप उस कार को चला ही नहीं सकते, तो उस कार का वजूद ही क्या?
उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, आप अपने पावर को कैसे इंजॉय करेंगे जो सब संविधान ने आपको दिया है, किसके फॉर्म में, फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में। आई होप ये चीज़ें अब आपको समझ आ रही होंगी। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। अच्छा, तो सर हाई कोर्ट नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी उपचार के लिए जाया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा दो रीट है, मतलब कि दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। हम इसे बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा, जैसे हमने रिसेंट में आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में देखा कि अब सीजीपीएससी क्या कर रही है, न केवल मुख्य आर्टिकल बल्कि उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं ना 1 2 3 4 के फॉर्म में, वो भी आपसे पूछ रही है। तो मूल अधिकार 32 तो है ही, लेकिन इसमें हम देखेंगे 32 1 2 3 और 4 को, या क्या प्रावधान करते हैं, इस हिसाब से आपको 32 के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी। देखिए, अनुच्छेद 32 एक यह कहता है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 32 एक सीधे सीधे बोलता है कि आप उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आवेदन तो कर लिया। दूसरा, अनुच्छेद 32 जो कहता है कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी भी प्रकार का आदेश, निर्देश या रीट जारी कर सकता है। ये उच्चतम न्यायालय के बारे में है कि वह मूल अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश या कोई भी रीट जारी कर सकता है। 32(3) कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश या रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, इसका मतलब यह है कि जैसे हमने अभी देखा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 32(3) ये कहता है कि संसद कोई भी कानून बना करके ना मूल अधिकारों के संदर्भ में जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश, निर्देश या रीट जारी कर सकते हैं, वैसा ही आदेश, निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार संसद किसी दूसरे न्यायालय को भी दे सकती है। इसका यही मतलब है कि मतलब ये नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही फ्यूचर में जारी करेंगे। संसद कभी भी कानून बना करके जिला कोर्ट को भी दे सकती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? यही है कि संसद को अधिकार है कि वह किसी को भी इस ऐसे कानून अधिकार दे सकती है, किसी भी न्यायालय को। अभी तक नहीं दिया गया है, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही अभी यह कानून है, अधिकार है। 32(4) कहता है कि संविधान में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के अधिकार के निलंबन का निषेध करता है। जैसे अभी हम 34 और 34 को हम अभी पढ़ेंगे, अनुच्छेद 33 और 34 को, तो 32(4) आपको समझ आएगा। यह कहता है कि संविधान में यदि कोई उपबंध दिया हुआ है, कोई प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकारों का निलंबन होता है, जैसे आपातकाल के समय होता है ना, तो इन प्रावधानों को छोड़ करके और किसी प्रकार से निलंबित नहीं किया जा सकता। यही कहता है अनुच्छेद 32(4). चलिए, ये हमने देख लिया अनुच्छेद 32 के, थोड़ा सा हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। अब रीट जो आता है, रीट क्या है और इसके क्षेत्र क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाने को इसको थोड़ा समझाऊंगा जहाँ पे दिक्कत होगी। जो रीट है, ये रीट होते क्या है? ये रीट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहाँ इन्हें विशेषाधिकार रीट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये देखिए कि जब
कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपना आदेश देती है, ठीक है, कोई भी अपना निर्देश देती है, तो उसे क्या कहा जाता है? आदेश कहा जाता है, निर्देश कहा जाता है। लेकिन क्या कहा संविधान निर्माताओं ने? इसमें रीट के शब्द का उपयोग किया। रीट इसलिए क्यों, कुछ तो अलग होना चाहिए ना, कि मूल अधिकार के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई आदेश या निर्देश जारी करे, उसको उन्होंने एक नया नाम दे दिया रिट, ताकि थोड़ा सा लोगों को लगे कि भाई ये रिट जारी हुआ है, ये आदेश नहीं है, निर्देश नहीं, मतलब थोड़ा सा अलग लगना चाहिए, कुछ हट के लगना चाहिए। क्योंकि पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय वहाँ के राजा ने जो आदेश जारी करते थे उनको रिट कहा जाता था, तो उसको ही हमने अपनाया और कुछ अलग रखने के लिए, ताकि थोड़ा भारी भरकम वर्ड लगे, थोड़ा उसका इम्पैक्ट अलग हो, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया रिट। और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि पहले से यह इसको एक्सरसाइज किया जा रहा था राजा के द्वारा, तो उसको ही हमने भी अपना लिया, ठीक है। इसमें एक केच है कि इसे आगे चलकर उच्चतम न्यायालय ने रीट जारी करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, हमारा जो संविधान लागू होने के पहले ये रीट जारी करने का अधिकार, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट को, मद्रास हाई कोर्ट को, कलकत्ता हाई कोर्ट को, है ना, इनको सभी को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त था, बाकी हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं था। तो ये पहले से ही हाई कोर्ट को मिला हुआ था, ठीक है। और जब हमने संविधान बनाया तो इसको सुप्रीम कोर्ट के लिए स्पेशली मेंशन कर दिया आर्टिकल 32 में। ये रीटें ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। देखिए, वही है, मूल अधिकार जो थे उनके, है ना, मूल अधिकार को उन्होंने अधिकारों कहा, अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए वो रीट जारी करते थे, एक असाधारण उपचार थी। वही उपचार को हमने अपना लिया है अपने यहाँ। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। इतने बार मैं बोल चुका हूँ ना कि अब इन चीज़ों को आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, हमारे संविधान में 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं, और वो कौन कौन से रीट हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, ये लैटिन वर्ड है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, नाम भी कितना भारी भरकम लग रहा है, हैबियस कॉर्पस, लग रहा है कि जैसे कुछ अलग ही चीज़ हो, है ना, कोई अलग ही कॉन्सेप्ट हो। तो इस नाम को भी लैटिन वर्ड से उठाया गया है, और हिंदी में आप देखेंगे तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, मैंडामस। अब देखिए, हिंदी में क्या है? परमादेश, परम आदेश, है ना। प्रोहिबिशन, इसका हिंदी में क्या हुआ? प्रतिषेध। सर्टियोरारी, इसका हिंदी में क्या हुआ? उत्प्रेषण। को वारंटो, इसका हिंदी में क्या हुआ? अधिकार परीक्षा। तो ये जितने भी ये इंग्लिश के वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्डों को शामिल किया गया है ताकि थोड़ा सा कुछ अलग लगे, है ना। जैसे हम धारा नहीं बोलते, अनुच्छेद बोलते हैं, है ना, वैसे ही इन वर्डों को थोड़ा सा इम्पैक्ट देने के लिए शामिल किया गया है, और कुछ नहीं है। तो ये पांचों तो आपके पांचों उंगलियों में होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो वह होता है प्रेम प्रसंग के मामलों में, लव मैरिज में, लव अफेयर्स में। यो क्यों, मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि सपोज़ किसी ने लव मैरिज किया, उसके बाद मम्मी पापा अगर लड़की से मिलना चाहते हैं और लड़का उसे मिलने नहीं दे रहा है, उसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है, तो उसके पेरेंट्स सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके यह कह सकते हैं कि हमारी बेटी, मतलब हम देखे नहीं हैं उसको अभी तक, है ना, वो जिंदा भी है कि मर गई है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो वो इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। पहला, ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि मान लीजिए एक केस हुआ था केरला में, केरला के एक लड़के ने सुप्रीम कोर्ट में जाके यह इसी के तहत, हिबियस कॉर्पस के तहत एक केस लगाया कि उसकी कोई अच्छी दोस्त थी, सो कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, महिला मित्र थी, तो उसके घर वाले उसको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, है ना। तो फिर उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई
उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या देता है, आपको गरिमापूर्ण जीने का अधिकार देता है। अगर आपको किसी चार दीवारी में बंद कर दिया जाए तो क्या आप गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। तो इसके लिए उस लड़के ने वहाँ गया और उसने भी इसी अधिकार का प्रयोग किया कि उस लड़की को प्रस्तुत किया जाए, वो जिंदा भी है कि खत्म हो चुकी है। तो इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि हमको देखना है, कोड बोलती है कि हमको देखना है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इन दो टाइप के केसेस में ना बहुत ज़्यादा इस मूल अधिकार का प्रयोग किया जाता है। आई होप इसे आप बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे। ठीक है, यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध कर दिया है, मतलब अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया है, उसको बंद कर दिया है, कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह कह सकती है। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो देख लिया बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, इसमें बस इतना ही है, आपको इतना याद रखना है। परमादेश, हम जैसे इस शब्द का ब्रेकअप करेंगे तो क्या समझ आएगा? परम आदेश, हम आदेश देते हैं, इसका अमेंडमस। ठीक है, इंग्लिश में भी ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सीजीपीएससी क्या करती है, थोड़ा सा व्यापम आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए ना इसका इंग्लिश का वर्ड लिख देती है और कंफ्यूज कर देती है ना, तो इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने या फिर अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे प्राधिकारी को आदेश देने के लिए जारी किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा कर दे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज आपको राशन कार्ड बनवाना है, आप ऑफिस में जाते हैं, बार बार आपको वहाँ से ये कहकर भगा दिया जाता है कि अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना, और बाद में कह दिया जाता है कि हम आपके काम को करेंगे ही नहीं। चूंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको वो करने के लिए उनका कर्तव्य है कि राशन कार्ड बनाना। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो आप चले जाते हैं हाई कोर्ट के पास कि साहब वो आदमी तो सीधा ही बोल रहा है कि हम अपना काम करेंगे नहीं, अपना कर्तव्य ही नहीं करेंगे। तब वहाँ से हाई कोर्ट से आदेश दिया जाएगा कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने लोक कर्तव्यों को करिए, या जो अवैध कर्तव्य कर रहे हैं उसको मत करिए। ठीक है, इसलिए यह आदेश जारी किया जाता है। तो इसमें कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों, कि जैसे हमारे राष्ट्रपति, हमारे राज्यपाल, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनको क्या किया जाता है, यह आदेश जारी नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो एक संवैधानिक पद व्यवस्था में बैठे हुए हैं और उनका नहीं, उस पद की गरिमा को हमें बनाए रखना है। जैसे राष्ट्रपति, भाई देश का सर्वोच्च है ना, प्रमुख है वो, तो कैसे हम उसको आदेश दे दें? उसी राज्यपाल, वो भी राज्य का प्रमुख है, तो हम उसको आदेश नहीं देते हैं, तो परमादेश इन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं प्रतिषेध। इंग्लिश का इसका है प्रोहिबिशन, मतलब कि सीधा सा है रोकना, प्रतिषेध कर दो, रोक दो। एक बार पढ़ते हैं फिर हम इसको समझते हैं। यह रिष्ट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है। देखिए, प्रतिषेध किसी भी सरकार के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता, किसी भी व्यक्तिगत हम पे और आप पे जारी नहीं होगा। यह सिर्फ और सिर्फ किस पे जारी होगा दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालयों, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट को जारी कर सकती है। हाई कोर्ट, जिला जो न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट वो है न्यायालय है, कोर्ट है, उनको जारी कर सकते हैं। अर्ध न्यायिक अधिकरणों का मतलब ये है कि बहुत सारे जो अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं ना, उनको, जैसे ट्रिब्यूनल का आप नाम सुना होगा, हम ट्रिब्यूनल के जब आएंगे, जैसे केट और सेट होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे वो होता है केंद्रीय
प्रशासनिक अधिकरण ये क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है। ट्रिब्यूनल वाले चैप्टर में हम ट्रिब्यूनल को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन अर्ध जो क्या करते हैं, किसी प्रकार की न्यायिक कार्य करते हैं, वो अर्ध न्यायिक निकाय में आते हैं, लेकिन उनको पूरा पूरा हर प्रकार का न्यायिक कार्य करने का अधिकार नहीं होता, जैसे कि हाई कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को, है ना। जैसे आपने एनजीटी के बारे में सुना होगा, वो क्या भी है? एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। तो उनके विरुद्ध यह जारी किया जाएगा, ना तो सरकार के विरुद्ध जारी किया जाएगा, ना ही किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत होता क्या है सर? इसके अंतर्गत ऐसा है सर कि अधीनस्थ न्यायालय किसी को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित है। मतलब मान लीजिए कि वह कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके पावर में तो है, लेकिन अगर ये लगे कि हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले लिया जाए, है ना, तो उसको करने से रोक दिया जाता है। या हो सकता है कि उसके पावर से बाहर है, लेकिन फिर भी आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मना कर देते हैं, रोक देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। इस प्रकार से क्या करते हैं, जो वरिष्ठ न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालय को ऑर्डर देते हैं। यह प्रशासनिक अधिकरणों, विधायी निकायों, निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, हम निजी व्यक्ति हैं, हमारे खिलाफ कोई भी ऑर्डर ऐसा जारी नहीं हो सकता। विधायी निकाय का मतलब है कि संसद और विधानसभा के लिए ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। प्रशासनिक अधिकरणों के लिए ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। अर्ध न्यायिक अधिकरण के लिए ऐसा ऑर्डर जारी होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रशासनिक अधिकरण है ना, कोई विकास अधिकरण है, तो वो क्या प्रशासनिक अधिकरण, तो उनके विरुद्ध जारी नहीं होगा। जो न्यायिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए ही है, ठीक है। ये हो गया, हमने देखा। अब देखते हैं हम उत्प्रेषण। देखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ऐसे रीट हैं कि ये दोनों सिर्फ न्यायिक अर्ध न्यायिक कार्य करने वालों के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, इतना आप जान के रखिएगा, ठीक है। इसका सीधा सा अर्थ है सर्टियोरारी, मतलब है सर्टिफाइड कीजिए, है ना, पूर्णतया सूचित कीजिए। देखिए, यह रीट भी अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिक, अर्ध न्यायिक निकाय एवं प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है। उसमें क्या था, उसमें क्या बोलते हैं, प्रतिषेध में क्या था, प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसमें प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध भी जारी किया जाता है। लेकिन आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीज़ें याद रखिए। ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। या सीधा सा मतलब है कि इसमें वरिष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को किसी मामले में यह बोल सकती है कि आप इस केस को हमें ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। या आपने कुछ गलत डिसीजन लिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकती है, ऐसा अधिकार इसमें दिया जाता है। देखिए, यह रिट इस आधार पर जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव है या आधिक्य है, अथवा उसने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है, या निर्णय में वैधानिक गलती अभिलेख में स्पष्टतः दर्शित है। वरिष्ठ न्यायालय निचले न्यायालयों के निर्णयों को समाप्त भी कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन ले लिया गया हो, तो उसको वो क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। ये कहा जाए कि कुछ आपके उस अधिकार का भी आप उपयोग कर रहे हैं जो आपके पास है नहीं, है ना, इस कंडीशन पर वो क्या कर सकती है, कुछ केसेस को अपने पास मंगा सकती है। या आप अपनी सीमा को उल्लंघन करके कुछ आदेश जारी कर देते हैं, तो वो उसको क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। तो ये दो चीज़ें, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों चीज़ें मुख्य रूप से न्यायालयीन है, इनको आपको दोनों को याद रखना है, ठीक है। अधिकार परीक्षा मतलब को वारंटो, को मतलब हु, ऐसा कहते हैं ना, किस अधिकार से, क्या अधिकार है आपका, है ना, क्या वारंटी है आपकी। तो ये भी क्या है, लैटिन वर्ड है को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है।
जैसे यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है, मतलब पब्लिक ऑफिस को। सपोज देखिए कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी जगह पे काम कर रहा हो लेकिन वह सेवानिवृत्त हो चुका हो, लेकिन फिर भी वो क्या करता हो, अगले दिन जाके फिर बैठ जाता हो कि अरे नहीं, मैं तो अभी कुछ मुझको एक्सटेंशन मिल सकती है, इसलिए मैं यहाँ आकर के फिर बैठ रहा हूँ, अपने अधिकार को फिर वो इंजॉय करने की कोशिश करे, है ना। तो ये क्या है, वो अवैध रूप से बैठा हुआ है। या कोई भी किसी दूसरे के नाम से, कहीं पर आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं कि कोई शिक्षा कर्मी की नाम के जगह में कोई दूसरा पढ़ाने जा रहा है, ये क्या है। तो इस कंडीशंस पे क्या कर सकती है कि किस अधिकार से आप उसका उपयोग कर रहे हैं। आप तो है ही नहीं वो आदमी जिसकी यहाँ पे नौकरी लगी है। और ऐसे ढेरों केसेस आते हैं हमारे सामने, है ना, न्यूज़पेपर में हमेशा आते रहते हैं कि फलाना व्यक्ति ने अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को भेजा और वो 7 महीने 10 महीने से काम कर रहा है, सैलरी भी मिल रही है भाई उसको। ऐसे ऐसे भी न्यूज़ आते हैं। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है अधिकार परीक्षा की, किस अधिकार से आप नौकरी कर रहे हैं, आप तो वो है ही नहीं, है ना। ये हो गया। दूसरा, अवैध रूप से आप आ गए हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी का ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र होने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन उसके जगह कोई दूसरा उसी नाम से ही पहुँच गया और वो जॉब करने लगा। बहुत सारे केस आते हैं गवर्नमेंट जॉब में, है ना। तो ये क्या है, अधिकार परीक्षा का इससे बेस्ट एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके द्वारा पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से उस पद को धारण किए हुए हैं। भाई आप कैसे बैठ गए उस जगह पर, है ना। इससे कोई भी आवेदन कर सकता है, ये नहीं कि पीड़ित व्यक्ति। जैसे मान लीजिए मुझे लगा कि मेरे ऑफिस में कोई दूसरा व्यक्ति आके काम कर रहा है, या फिर जो हमारे बॉस थे वो रिटायर हो चुके हैं, वो आके फिर बैठने लग गए हैं रिटायरमेंट के बाद, तो हम सीधे सीधे आवेदन कर सकते हैं कि साहब ये तो अन्याय कर रहे हैं, है ना, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यह एक विवेकीय उपचार है। कहने का मतलब है कि आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते किसको, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, ठीक है, क्योंकि यह व्यक्तिगत किसी का अधिकार का मुद्दा नहीं आता है, इसलिए इसको कोई भी आवेदन भी कर सकता है। दूसरी ओर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड नहीं है, यह विवेकी उपचार है कि उनको इसे सुनना है कि नहीं सुनना है, ठीक है। प्रार्थी अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता कि मेरे इस आवेदन को सुना ही जाए, ऐसे करके यह दावा नहीं होता है, ठीक है। बाकी 4 तो पूरे दावे हैं, वो उसको बाउंडेड है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस प्रकार हमने पांचों रीट को बहुत अच्छे से देखा। एक ही बार में आपको समझ नहीं आएगा, कम से कम आप 2 से 3 बार इस वीडियो को पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ा है और बहुत इन डेप्थ जा कर के हमने समझने की कोशिश इसको की है, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो चलिए आज यही रोक दे क्या, क्योंकि आधा घंटा हो गया। 2-3 चीज़ें और बची है, 33, 34 और 35, तो हम 10-15 मिनट का उससे रिलेटेड एक वीडियो बना लेंगे एंड देन यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आपका जो मैंने क्वेश्चन तैयार किया है वो क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, हमने संवैधानिक पृष्ठभूमि की क्लास तो ख़त्म कर ली है ना। तो चलिए उससे ही रिलेटेड मैंने आपके लिए एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन फ्रेम किया है, और ये 100 वर्ड्स में होगा दोस्तों। आप लोग कोशिश करिएगा 100 वर्ड्स में लिखने का, और कम से कम 10 मिनट में लिखने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, 10 मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि संवैधानिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में किस अधिनियम को बेहतर शासन का अधिनियम कहा जाता है और क्यों। भारतीय संदर्भ में इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड विच एक्ट इज कॉल्ड द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस एंड वाई, राइट द मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देखिए एक पहला क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें डायमेंशंस देखने की आप कोशिश किया कीजिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कितने डायमेंशंस हैं हम ये देखते हैं, कितने डायमेंशंस में आपको लिखना है। किस अधिनियम को, एक डायमेंशन हो गया, को बेहतर शासन का अधिनियम कहा जाता है और क्यों। क्यों मतलब दूसरा डायमेंशन हो गया, है ना, ये पहला डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन हो गया। फिर कहता है भारतीय संदर्भ में इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये 3 डायमेंशंस हो गए। मतलब 100 वर्ड में आपको 3 डायमेंशंस में आंसर लिखना है। तो जब भी क्वेश्चंस को पढ़े तो उसमें
कीवर्ड देखा करिए कि उस कीवर्ड को हमें पहचानना है और उसी से रिलेटेड यहाँ पे किस, यहाँ पे क्यों और यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो 3 डायमेंशंस में आपको आंसर लिखना है। कोशिश करिएगा, आई होप बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है इसको। और आप इसको एक बार लिख करके देखिएगा। अभी आप ना स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अभी आपके माइंड में जो भी आपने उसके बारे में याद किया है ना, उसको एक बार लिखिए, ठीक है? लिख करके देखिए। और मैं चाहता हूँ कि अभी आप स्पीड बढ़ाइए। भले से कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू 1 महीने लिखेंगे ना, धीरे धीरे आपकी गलतियाँ, कभी कभी कुछ मात्राएं जो हम गलती करते हैं ना, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा। या आसपास में आपके जो भी होंगे, कोई आपके घर वालों से ही एक बार उसको पढ़ा के देखिए कि भाई आपको कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो इजीली उसको क्या करेंगे, पढ़ लिख के समझ लेंगे, ठीक है? इतना करिए। 1 महीने के बाद फिर क्या करिएगा आप, धीरे धीरे अब आपकी पकड़ हो जाएगी, तो और अच्छे से क्वालिटी फुल एक आंसर आप स्टैंडर्ड आंसर लिख पाएंगे। अभी तो बस आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, कम से कम 1 महीने, और डेली प्रैक्टिस आप करिएगा। हम आपको क्वेश्चन देते जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और उसके बाद हम इस अधिकार वाले चैप्टर को क्लोज करेंगे। एंड देन फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और फिर डीपीएसपी की ओर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।